हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 10 अक्टूबर 2023 की इवनिंग शिफ्ट के 25 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज उससे आगे का सॉल्यूशन हम देखेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में ये आप देख सकते हैं मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर था। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 में भी मेरा सिलेक्शन हो रखा है और ये मेरा टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा गेट का आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो अप टू मार्क है और सफिशिएंट रहेगा इन सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 से अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स इन द पेवमेंट मटेरियल। तो हमें ये 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं और लास्ट लाइन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन 5 में से, तो वो हमें बतानी है। किसके रिगार्डिंग है? फंक्शन ऑफ बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स। पहली स्टेटमेंट, प्रिवेंट द मड पंपिंग इन रिजिड पेवमेंट। तो दोस्तों आपको पता है रिजिड पेवमेंट के अंदर मड पंपिंग की प्रॉब्लम होती है और बेस कोर्स और सब बेस कोर्स का फंक्शन उसको प्रिवेंट करना होता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। दोस्तों आपको पता होगा जो रोड की पेवमेंट होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड एक रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल वाली तो बिटुमन से बनती है और ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट होता है, आप ये पढ़ सकते हैं। हैंस वी यूज बेटर क्वालिटी मटेरियल ऑन द टॉप लेयर एज कम्पेयर टू द बॉटम लेयर सिंस द स्ट्रेसेस इन द बॉटम लेयर विल बी लोअर देन द टॉप लेयर। और फ्लेक्सिबल पेवमेंट के अंदर 4 लेयर होती हैं, सोयल सबग्रेड, सब बेस, बेस एंड सरफेस कोर्स। फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम IRC 37 के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। इसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर बिटुमन कंक्रीट ग्रैनुलर मटेरियल का हम यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे सबग्रेड रहती है। सबग्रेड यानी कि जो नेचुरल सोयल है, मिट्टी है वहाँ पे, उसी को हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं। फिर सब बेस कोर्स होता है, बेस होता है। फिर हम प्राइम कोट लगाते हैं। प्राइम कोट का फंक्शन क्या होता है? बेस कोर्स के अंदर जो हमारे एग्रीगेट होते हैं उनके बीच में कोई स्पेस होता है तो उसको फिल कर देते हैं, भर देते हैं उसको। फिर बाइंडर कोर्स होता है और फिर टैग कोट। टैग कोट होता है बाइंडर और सरफेस कोर्स के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए, एक टाइप से फेविकोल का जो यूज होता है वो टैग कोट का यूज होता है। फिर ऊपर एक सील कोट होता है। फिर इसमें भी वही चीज़ें हैं। फंक्शन ऑफ लेयर्स दिया हुआ है। फिर एक रिजिड पेवमेंट होती है। रिजिड पेवमेंट क्या होता है? इसको हम फ्लेक्सरल स्ट्रेसेस यानी कि बेंडिंग की जो स्ट्रेसेस होती हैं उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। आप इसको समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट थी वो तो एक टाइप से क्या रबड़ टाइप से है, तो रबड़ पे जैसे ही आप स्ट्रेस वगैरह लगाओगे तो दब जाएगी। लेकिन जो रिजिड पेमेंट है वो बिल्कुल सख्त है, लोहे जैसी है। तो उसके अंदर जब आप स्ट्रेसेस वगैरह लगाओगे तो बेंडिंग की स्ट्रेसेस यानी फ्लेक्सरल स्ट्रेस डेवलप होंगी। और इसमें सोयल सबग्रेड, बेस कोर्स एंड जो हमारी टॉप लेयर होती हैं वे होती हैं। और ये आप रिजिड पेवमेंट का फेलियर का क्राइटेरिया देख सकते हो। इसमें फटीग फेलियर, थर्मल क्रैकिंग, मड पंपिंग। तो केवल हम मड पंपिंग कंसिडर करते हैं और थर्मल वाला भी कंसिडर करते हैं क्योंकि इसके अंदर RCC का, स्टील का यूज होता है। वैन द मटेरियल प्रेजेंट बिलो द रोड स्लैब इजेक्ट आउट थ्रू द जॉइंट और क्रैक, इट इज कॉल्ड पंपिंग। जो स्लैब के नीचे का मटेरियल है, मिट्टी वगैरह है, वो क्रैक के थ्रू ऊपर आ जाती है रोड के ऊपर, तो उसको हम मड पंपिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमने 1 नंबर स्टेटमेंट पढ़ी वो बिल्कुल ठीक है। रिजिड पेवमेंट के अंदर मड पंपिंग हम कंसिडर करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रोटेक्ट द सबग्रेड ऑफ द रिजिड पेवमेंट फ्रॉम द फ्रोस्ट एक्शन। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जो फ्रोस्ट एक्शन होता है उससे हमारी सबग्रेड को प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? ये बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स। फ्रोस्ट एक्शन होता है यानी कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाता है तो फ्रोस्ट एक्शन यानी कि जो पानी है वो बर्फ़ बन जाता है। और पानी बर्फ़ बनेगा तो क्या होगा? आपको पता है बर्फ़ की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, इस वजह से बर्फ़ पानी में तैरती है। मान लो ये पानी है तो इसकी बर्फ़ बनेगी तो वॉल्यूम इसकी बढ़ जाती है। तो फ्रोस्ट एक्शन यही होता है। बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स हमारी पेवमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं इस फ्रोस्ट एक्शन से ही। तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट ही बिल्कुल ठीक है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट,
प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई। आपको अच्छे से पता है कि रिजिड पेमेंट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं क्योंकि उसमें बेंडिंग होती है। फ्लेक्सिबल तो क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट तो उसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ नहीं होती, यानी बेंडिंग स्ट्रेंथ जीरो, और उसके अंदर स्टील का यूज नहीं करते, जो बिटुमन का रोड होता है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट गलत हो गई, थर्ड नंबर गलत। अगर यहाँ रिजिड पेमेंट होता तो ये ठीक हो जाती। फोर्थ नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द लोड इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं सब बेस एंड बेस कोर्स, ये चीज़ भी आपको पता है। ये हमारी जैसे एक लेयर है फिर दूसरी लेयर है, तो जो रोड का व्हीकल है, व्हीकल का पहिया है, तो लोड हमारा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ चलता है लोड। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट, प्रिवेंट द वार्पिंग स्ट्रेसेस इन द रिजिड पेमेंट। तो जो रिजिड पेमेंट के अंदर वार्पिंग स्ट्रेस होती है उसको प्रिवेंट करने का काम ये दोनों नहीं करती। फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट हमारी गलत है। दोस्तों जो वार्पेज होता है, वार्पेज स्ट्रेसेस कैसी होती हैं, जैसे कि आपकी स्लैब है, इस स्लैब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये स्लैब ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे डिफ्लेक्ट होने की वजह से इसके ऊपर कुछ वार्पेज स्ट्रेसेस लगती हैं, वह टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से होती हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स का कोई यूज नहीं होता। तो फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट गलत थी। तो ओनली करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। 27 नंबर क्वेश्चन, ए रोड पेवमेंट शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। एक रोड पेवमेंट के अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यह बेसिक क्वेश्चन था। इसको आप अगर हिंदी टू इंग्लिश करके भी समझ सकते हैं, या अगर आपको वैसे भी समझ आ रहा है तो आप बता सकते हैं। रोड के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, अनड्यूलेशंस नहीं, अनड्यूलेशन यानी कि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए रोड, यील्डिंग यानी क्रैक्स वगैरह उस टाइप का रोड नहीं होना चाहिए। जैसे स्टील यील्ड कर जाती है, आपने पढ़ा होगा, स्टील यील्ड करेगी तो क्या होगी, स्टील के फेलियर को ही तो हम बोलते हैं। जैसे स्टील का सरिया और मान लो यहाँ से क्रैक आ गया, टूट गया स्टील, तो स्टील को हम बोलते हैं यील्ड हो गया। तो यील्डिंग भी नहीं होनी चाहिए, डिफ्लेक्शन और अनड्यूलेशन भी नहीं होना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बचती है नॉन यील्डिंग। तो एक रोड पेमेंट की ये क्वालिटी होनी चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन, डैश इज द मेथड ऑफ लोकेटिंग एन ऑफसेट पॉइंट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट ऑन द चेन लाइन इन सच ए वे दैट ऑल द 3 पॉइंट फॉर्म ए नियरली इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक ऑफसेट पॉइंट को लोकेट करने का इनमें से कौन सा मेथड है। तो ये होगा मेथड ऑफ ऑफसेट। जैसे कि ये आपकी चेन लाइन है, इस चेन लाइन पे दो डिफरेंट पॉइंट से हमें एक ऑफसेट को लोकेट करना है। लोकेट एन ऑफसेट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट ऑन दी चेन लाइन, किस टाइप से, सच दैट 3 पॉइंट फॉर्म में नियरली इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो हमारा ऑफसेट पॉइंट है यहाँ पे कुछ होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लेता है, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस वाले मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ टाइज, मेथड ऑफ टाइज। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर नहीं था, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं मार्क कर देता हूँ, ये हो सकता है आपसे ना बनाओ। 29 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया स्टोन विद ए स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन डैश आर कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर द बिल्डिंग। तो जो जनरली हम बिल्डिंग स्टोन्स पढ़ते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता हम कितनी लेते हैं, G इज इक्वल टू 2.7, 2.6 से 2.7 के आसपास नॉर्मली बिल्डिंग स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब आप इसमें ऑप्शन देखिए, 3.6 भी ज़्यादा है, 3.2 भी, 2.8 भी, केवल 2.4 ऐसा ऑप्शन बच गया जो गलत है। जो दोस्तों डेंसिटी वगैरह होती है बिल्डिंग स्टोन्स की, वो नॉर्मली 2.5 से 2.7 के बीच में रहती है, नॉर्मली जो हम कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। या ब्रिक्स की, सैंड की और स्टील की भी आप डेंसिटी देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते थे। 30 नंबर क्वेश्चन, एज पर IS 2386 द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ए सिंगल साइज एग्रीगेट विच इज पासिंग 12.5 mm एंड रिटेन ऑन 10 mm सीव। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का जो हम टेस्ट करते हैं उसके बारे में इसने पूछा हुआ कि हम किस साइज़ का एग्रीगेट लेते हैं। तो एग्रीगेट के ऊपर जितने भी हम टेस्ट करते हैं सभी के अंदर 12.5 mm से पास होने वाला और 10 mm की सीव पे रिटेन होने वाला एग्रीगेट लेते हैं। और वही चीज़ इसने ऑप्शन में है, पास 12.5 mm से पास होने वाला और 10 mm पे रिटेन होने वाला एग्रीगेट।
एग्रीगेट के ऊपर जो जो टेस्ट होते हैं वो आप देख सकते हैं, एग्रीगेट क्रश वैल्यू, इम्पैक्ट, एब्रेशन एंड मॉडुलस। तो सबसे पहला जो हम टेस्ट पढ़ते हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। इसमें एग्रीगेट को क्रश करते हैं। जो इसमें सेकंड लाइन है वो आप पढ़ सकते हैं, एग्रीगेट पास थ्रू 12.5 MMCU एंड रिटेन ओवर दी 10 MMCU आर टेकन। तो एग्रीगेट का क्रशिंग टेस्ट होता है, इसकी आप वैल्यू देख सकते हैं जो नीचे हाईलाइट करी हुई है। जो रोड का कंस्ट्रक्शन है यानी कि पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, उसमें 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे हम घर बना रहे हैं या कोई और कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 45% से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फिर एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट आता है, तो इसके अंदर भी सेम एग्रीगेट रहता है, 12.5 mm से पास होने वाला और 10 mm की CU पे रुक जाने वाला। 15 नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, यानी 15 बार इसको उठा उठा के पटकते हैं। जो ये आपको सेटअप दिख रहा है 14 किलो का एम्बर होता है और 38 सेंटीमीटर का फ्री फॉल होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट में। इम्पैक्ट यानी कि जो इसकी टफनेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इम्पैक्ट यानी कि झटके से जो इस पर लोड लग रहा है। ये 14 किलो का एम्बर, 38 सेंटीमीटर का फ्री फॉल और 15 बार ये इससे टकराएगा। फिर एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू टेस्ट होता है, इसके अंदर भी वहीं सेम एग्रीगेट होता है और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 30 से 50 होती हैं। 30 तो होती है रोड कंस्ट्रक्शन में, 50 होती है अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। फाइनेस मॉडुलस का टेस्ट भी होता है एक, फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट और जो इसकी एलोंगेशन इंडेक्स होता है उसको निकालने के लिए। इसमें 10 सीव लेते हैं हम, 150 माइक्रोन से लेकर 80 माइक्रोन की 10 सीव होती हैं और जो परसेंटेज रिटेन होता है वो हम लिखते हुए चलते हैं। और जो लास्ट वाले कॉलम है वो देखिए क्यूमुलेटिव रिटेन, यानी कि कुल मिला के अब तक कितना रिटेन हो चुका है, कितना रुक चुका है, उसको भी लिखते चलेंगे और उस सब को टोटल को 100 से डिवाइड कर देते हैं। उससे फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू आ जाती है। ये प्रीवियस ईयर में भी ये वाला क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है SSC JEE के अंदर ही। ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, फाइन एग्रीगेट अपॉन कोर्स एग्रीगेट का जो फॉर्मूला होता है, इसकी ट्रिक होती है FM कोर्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स था, फिर सब मिक्स हो गया, डिवाइड बाय सब कुछ मिक्स था और भाई जब आपने इस वाले यूट्यूब चैनल से पढ़ा तो सब फाइन हो गया। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये वाला तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, इजीली हो जाना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन, DDT बिलोंग्स टू दी कैटेगरी ऑफ। तो जो DDT होता है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? तो दोस्तों ये SSC का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये शायद गेट के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि DDT क्या है। तो गेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है ये, DDT होता है परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। तो परसिस्टेंट पोल्यूटेंट क्या होते हैं? ये इस टाइप के पोल्यूसेंट होते हैं जो एनवायरनमेंट से ख़त्म नहीं होते। जैसे कि मतलब कि कोई पोल्यूशन आपने नदी के अंदर डाल दिया, तो फिर नदी से उसने मछली को खा लिया, फिर उस छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया, फिर बड़ी मछली को और बड़ी मछली ने, फिर उसको इंसान ने खा लिया, किसी जानवर ने खा लिया, उस जानवर से फिर उसको इंसान ने खा लिया। तो पोल्यूशन जो कुछ भी हो, केमिकल वगैरह, वो ऐसे इकट्ठा होता और वो लगातार साइकिल उसकी चलती आ रही है। तो उस टाइप का परसिस्टेंट पोल्यूटेंट होता है। तो DDT बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। आपको मैं इसका डेफिनेशन दिखा देता हूँ, ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं। भाई ये एनवायरनमेंट के अंदर बने रहते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए टॉक्सिक रहते हैं। POP कैन एक्यूमुलेट इन दी बॉडी फैट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकमिंग मोर कंसनट्रेटेड एज दे मूव थ्रू दी फूड चेन। जैसे जैसे फूड चेन बढ़ती जाती है, वो मैंने आपको मछली वाला उदाहरण दिया है, तो उसकी कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है और इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। आपको बस ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। पेस्टिसाइड जैसे कि DDT, HCB एंड क्लोराइडीन। इंडस्ट्रियल केमिकल जैसे PCB एंड PBDE। और ये अदर केमिकल जैसे डायोक्सिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड बाइफिनॉल A। मतलब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप ये याद रख लो इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, टू बियरिंग ऑफ टू लाइन्स AB एंड AC मेजर्ड बाय यूजिंग ए सर्वेयर कंपास आर 26 डिग्री 40 सेकेंड 40 मिनट्स। ये साउथ ईस्ट है एंड नॉर्थ वेस्ट है 18 डिग्री 30 मिनट्स। दी वैल्यू ऑफ एंगल BAC मेजर्ड इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं सर्वे के, उनको करने का जो बेस्ट तरीका होता है, आप डायग्राम बना लो। AB की बियरिंग दी हुई है, सबसे पहले AB की बियरिंग करते हैं। ये A पॉइंट है और B किधर है? साउथ से ईस्ट की तरफ।
आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो ए बी की डायरेक्शन है साउथ से 26 डिग्री। ये मैंने ए पॉइंट डॉट से यहाँ मेंशन कर लिया, साउथ से ईस्ट की तरफ 26 डिग्री, ये 26 डिग्री। ये ए है, ये फिर बी होगा, साउथ ईस्ट की तरफ 26 डिग्री। ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट था इधर। ठीक है, और ए सी है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना डिग्री, 18 डिग्री कुछ, ये 18 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा है बी ए सी, ये बी है, ये ए है और ये सी है यहाँ पे। तो हमें ये वाला एंगल बताना है, तो ये वाला एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। ये था 26। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 189 है, ये 188 है, तो हम अंदाजन नहीं निकाल सकते। तो इसको हम निकाल लेंगे। 90 डिग्री तो सीधा सीधा ये हो गया, 18 डिग्री 30 मिनट ये हो गया, ऐसे है ना, 18 90 और ये 26। हमें ये और निकालना है, ये 90 में से 26 को माइनस कर दो आप, 70 में से 26 गया 64 और उसमें से 40 मिनट गया तो 63:20, ये आ गया हमारा 63 डिग्री 20 मिनट। और ये था 18 डिग्री 30 वो, तो इनको ऐड करो, ये 30 और 20 50। अच्छा, एक चीज़ और देखनी थी इसके अंदर, बी ए सी बताना है मेजर इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बी था, ये सी था, ये ए था, तो बी से चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला एंगल बताना है। बी से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी ए सी, हम वो दूसरी साइड वाला निकालने लग गए थे, तो वो आप निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। जैसे इसमें तो हमने इन तीनों इस साइड का निकाल दिया एंटी क्लॉकवाइज का, अगर आप जो हमने अभी आंसर निकाला उसको 360 में से इस आंसर को माइनस कर दोगे तो भी वो आ जाएगा, या फिर सेम इसी मेथड से ये 90 डिग्री, ये 26 कुछ है, और इस वाले को आप 90 में से 18 माइनस करके निकाल लेना। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसको आपको आखिरी में करना है। क्वेश्चन आपका इजीली इस डायग्राम से हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज का बस आपको ध्यान रखना था। 33 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज फॉर द शटरिंग इक्विपमेंट दैट रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस एंड कैन बी यूज फॉर ईयर। तो शटरिंग इक्विपमेंट के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम स्टील को यूज़ करते हैं, 3rd नंबर ऑप्शन, ये आप इजीली कर सकते थे। शटरिंग आपको पता है, जैसे घर में हम कॉलम बनाते हैं, रो बनाते हैं, तो लोहे की प्लेट यूज़ करते हैं। कई जगह भी कार्डबोर्ड की भी होती हैं, लेकिन कार्डबोर्ड की मतलब वो नहीं होती, उनको मेंटेनेंस भी ज़्यादा चाहिए होती है और उनको कई सालों तक हम यूज भी नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में पूछा है लंबे समय तक यूज करने वाली प्लेट्स कौन सी होती हैं, तो जो शटरिंग की प्लेट होती हैं वे स्टील की बनी हुई होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये इजी ही क्वेश्चन था, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। 34 नंबर क्वेश्चन, सिल्ट कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट लीड टू। अगर फाइन एग्रीगेट के अंदर हमने सिल्ट का कंटेंट बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज श्रिंकेज, एक्सीलेंट बॉन्ड करेक्टरिस्टिक, डिक्रीज द परमिएबिलिटी, इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों जो ये वाला क्वेश्चन है ना 34, ये आरसीसी का जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उस वाले से पूछा हुआ है कि जब हम कंक्रीट को बना रहे हैं उस टाइम फाइन एग्रीगेट के अंदर सिल्ट का कंटेंट बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। इस चीज़ को इस क्वेश्चन के अंदर इसको अच्छे से बताना चाहिए था, इसने अच्छे से बताया नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन इसकी। जो सिल्ट कंटेंट होता है अगर हम उसको एग्रीगेट में इंक्रीज कर देते हैं तो श्रिंकेज बढ़ जाती है और परमिएबिलिटी भी बढ़ेगी उसकी, इन एडिशन टू दी पुअर बॉन्ड करेक्टरिस्टिक, लेकिन उसकी जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर हो जाएगी।
अगर सिल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा तो श्रिंकेज उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी और ड्यूरेबिलिटी उसकी इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो अगर 5% ज़्यादा फाइन का परसेंट है ये सिल्ट और क्ले का, तो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ये और जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीक बॉन्ड हो जाएगा, वाटर डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि फाइन एग्रीगेट है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी। कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी लॉस हो जाती है और परमेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था, एक टाइप से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन आसान है लेकिन इसको अच्छे से इसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि ये आरसीसी की बात कर रहा है, या फिर अगर हम सोयल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें कि भाई कोई फाइन एग्रीगेट है, उनके अंदर हमने सिल्ट डाल दी तो क्या होगा, परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन अगर हम इसको आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। परमिएबिलिटी इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है आरसीसी में, और श्रिंकेज बढ़ जाएगी। श्रिंकेज क्यों बढ़ती है, क्योंकि फाइन पार्टिकल है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पानी को पिएगा, और पानी को ज़्यादा पिएगा तो वॉल्यूम उसकी कम हो जाएगी, श्रिंकेज आ जाएगी। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू लोअर द वाटर टेबल बाय यूजिंग द ग्रेविटी फ्लो। तो ग्रेविटी फ्लो के थ्रू वाटर लेवल को हम कम कैसे कर सकते हैं, कौन सा मेथड होता है। तो दोस्तों वो वेल पॉइंट सिस्टम होता है। जैसे ये आपकी सोयल है, मान लो वाटर टेबल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपने कुआं खोद दिया, यहाँ आपने पंप वगैरह रख दिया, पंप के थ्रू आपने यहाँ से पानी को निकाल के आप बाहर कहीं भी लेके जा रहे हैं पंप को, तो वाटर टेबल क्या होगी, धीरे धीरे ऐसे डाउन आनी शुरू हो जाएगी वाटर टेबल। तो ये वाला मेथड कौन सा मेथड कहलाता है, ये हमारा वेल पॉइंट सिस्टम कहलाता है। तो ये क्वेश्चन इजी था, आप कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मैसनरी चिमनी। तो जो एक मैसनरी चिमनी होती है उसकी स्टेबिलिटी के लिए कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले तो आप समझिए, मैसनरी होती हैं ईंटें। अगर ईंटों से हमने कोई चिमनी बना दी, चिमनी कैसी होती है, चिमनी ऐसी होएगी गोल बिल्कुल, और ये हमने ईंटों से बनाई हुई है। एक तो बना सकते थे हम स्टील से, और एक हमने ये ईंटों से बनाई है। तो ये स्टेबल कैसे रह पाएगी भाई, अगर इसको आपने धक्का वगैरह लग रहा है या गैस की वजह से भी अंदर से भी इस पर कोई प्रेशर लग रहा है, तो इस चिमनी का जो खुद का वजन है ना, ईंटों की वजह से तो इसका वजन मान लो 500 किलो की ईंटें हैं, तो आप समझ सकते हैं ये भारी चीज़ें स्टेबल रहती हैं। जैसे कोई बेड है या अलमारी है, कोई भारी होती है तो उसको आप नहीं ला पाते ना, क्यों नहीं ला पाते, क्योंकि उसके सेल्फ वेट की वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई। तो वही चीज़ इसके अंदर है, डायरेक्ट स्ट्रेसेज ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द चिमनी। जो इसका सेल्फ वेट है उसकी वजह से जो इसके अंदर स्ट्रेसेज, इसका खुद का वजन ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, इस वजह से अगर आप इसको धक्का दे रहे हो चिमनी को, तो आप इसको हिला नहीं पाओगे। वही चीज़ें इसने हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई है कि मैसनरी चिमनी स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इसके वजन की वजह से ये स्टेबल होती है। सेम कंसेप्ट मैसनरी डैम का भी है, जैसे मैसनरी डैम भी, अर्थन डैम हो गया, वो भी इसी वजह से स्टेबल होता है क्योंकि इसके वजन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। 37 नंबर क्वेश्चन, सोयल विद पार्टिकल साइज लेस देन डैश mm इज कॉल्ड द फाइन ग्रेन सोयल। तो फाइन ग्रेन सोयल कौन सी होती है, जिसका जो साइज होता है 75 माइक्रोन से छोटा होता है, यानी कि 0.075 mm। तो ये तो कितना बेसिक क्वेश्चन था, इससे आसान कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता। 38 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मेथड्स दैट कैन बी यूज इफेक्टिवली टू लोकेट द रूट ऑफ हाईवेज और रेलवे फ्रॉम ए कंटूर मैप। तो इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिससे यूज करके हम हाईवे और रेलवे का रूट कंटूर मैप के थ्रू पता कर सकते हैं। यानी कि कंटूर मैप को देख के, ये कोई कंटूर मैप दिया हुआ किसी एरिया का, मान लो ये कोई कंटूर मैप है किसी एरिया का, तो इस मैप को देख के आप ऐसे कैसे बताओगे कि भाई आप ऐसे ऐसे इस रास्ते से आप रोड बना दो, या ऐसे आप एक रेल की लाइन निकाल दो। तो वो कौन सा मेथड होता है, तो वो मेथड होता है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ट्रेसिंग ऑफ कंटूर ग्रेडियंट मेथड।
कौन सा मेथड हुआ? मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ट्रेसिंग ऑफ कंटूर ग्रेडियंट मेथड। हम कंटूर के ग्रेडियंट को ट्रेस करते हैं। ये कैसे ट्रेस करते हैं? मान लो ये 3 कंटूर दे रखे हैं आपको, ये है 9, ये है 10, ये है 11। अब जो इंजीनियर है या जैसे हमारा IS कोड होता है, IS कोड ने कह दिया कि भैया स्लोप होगा 4% का स्लोप होगा। 4% का स्लोप आप समझते हैं। तो आपको पता है इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये मैं कह रहा था 9 से 10 के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपको पता है 1 मीटर। 10 से 11 के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस पता है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। तो जो ये 4% है ये क्या होता है? ये होता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय 100। आपको वर्टिकल डिस्टेंस तो पता है लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे आपने अपना प्रकार रखा और ऐसे आप अपने प्रकार को ऐसे चलाते जाओगे कि भाई इसको हम ऐसे लेके जाएं, ऐसे लेके जाएं कि भाई वो 4% पे सेट हो जाए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे ये मान लो 100 मीटर है, 100 मीटर में 1 मीटर का गैप आ गया तो कितना हो गया? ये 10%। अब आपने ऐसे प्रकार चलाया तो ये हो गया 20 मीटर। तो ये कितने का ग्रेडियंट हो गया? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 मीटर। तो ये है 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस था 20, यानी कि 5% का। अगर आपने ऐसे चलाया बिल्कुल तो ये डिस्टेंस देख रहे हो आप कितना लंबा हो गया? 1 मीटर का गैप है और ये मान लो हमने 100 मीटर ले लिया तो ये हो गया 1% का। तो इस टाइप से कंटूर ग्रेडियंट का जो ट्रेसिंग का मेथड होता है वो हम यूज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ट्रेसिंग ऑफ कंटूर ग्रेडियंट नया क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में नहीं था, तो हो सकता है आपसे ना बना हो। 39 नंबर क्वेश्चन, इफ ए कंप्रेशन मेंबर ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ द एंड। तो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन है यानी और रोटेट भी नहीं कर सकता दोनों एंड के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो फिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर। तो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? उसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 0.65 टाइम दी एक्चुअल लेंथ। तो ये वाला क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में हर बार आता है। और अगर आपने ये वाली टेबल याद नहीं करी इफेक्टिव लेंथ और रिकमेंडेड लेंथ की तो आप 1 नंबर अपना भूल जाइए। जो दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है वहाँ तो हम थ्योरेटिकल वैल्यू का यूज करते हैं, और डिज़ाइन के अंदर जैसे स्टील है और RCC है वहाँ हम रिकमेंडेड लेंथ या फिर इफेक्टिव लेंथ का यूज करते हैं। ये आप टेबल देख सकते हैं, ये वाली टेबल आप सबको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपना सिलेक्शन भूल जाइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन पहला पॉइंट पढ़िए, एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ हैंड। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन क्वेश्चन में यूज करी हुई है। और थ्योरेटिकल वैल्यू 0.50, रिकमेंडेड वैल्यू 0.65। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। पेपर के अंदर तो जैसे इसने डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली, अगर ये लेंथ दे देता मान लो 10 मीटर की लेंथ है तो 0.65 × 10 ऐसे करके आपसे सोल्व भी करवा सकता है। मेंस के अंदर सोल्व करवा लेगा, प्री के अंदर फॉर्मूला पूछ लेगा, तो इसी टाइप से कर सकता है एग्जामिनर। तो दोस्तों मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन, एज पर IS 2470 कोड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक फॉर 5 यूजर। 5 यूजर के लिए सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? तो सेप्टिक टैंक की विड्थ होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेस पे है। जो सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ होती है 75 सेंटीमीटर हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको अपने नोट्स में जैसे दिखा रहा हूँ, मिनिमम विड्थ ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज 75 सेंटीमीटर। और सेप्टिक टैंक होता क्या है? ये एक सेटलिंग टैंक होता है। डिटेंशन टाइम इसका 12 to 36 आवर होता है, और 6 से 12 महीने के बाद हम इसको क्लीन करते हैं। और इसके अंदर एनएरोबिकली डाइजेशन होता है, या आप इसके टर्म देख सकते हैं। डिटेंशन टाइम इसका 12 to 36 आवर, डेप्थ 1.2 to 1.8 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए।
तो ठीक है दोस्तों, आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं। एक बार हम फटाफट ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आसान थे और कितने ऐसे थे जो आप नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान था लेकिन लैंग्वेज इसकी ख़राब थी, इसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए हम इसको गढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, यानी 15 में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे अगर आप उनको नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 15 में से 11 आपका स्कोर होना चाहिए था सिलेक्शन के लिए। अगर आपका स्कोर 11 से कम है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है, लेकिन अगर आपका स्कोर 11 या उससे ज़्यादा है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। अगर आपका कम भी स्कोर है तो आप ये सॉल्यूशन देखिए, आई होप आपको सीखने को मिला होगा इस सॉल्यूशन से। आपको ये पता चला होगा कौन से क्वेश्चन हमें एक्चुअल में पेपर में आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टेलीग्राम चैनल जिनके आप साथ आप जुड़े हुए हैं उन चैनल्स पर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल।